हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। प्रदूषण के मामले में दिल्ली के हालात इस समय बिल्कुल भी सही नहीं है। एयर क्वालिटी बहुत खराब स्तर पर पहुंच गई है और इस प्रदूषण का सबसे ज़्यादा असर हमारी हेल्थ पर पड़ रहा है। बढ़ रहे एयर पॉल्यूशन के कारण कई लोगों को कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खांसी, जुकाम, आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी जैसी कई प्रॉब्लम से लोग परेशान हैं। इस प्रदूषण के कारण ना चाहते हुए भी 15 सिगरेट के बराबर धुआं आपके शरीर में जा रहा है, जिसका खामियाजा हमें आने वाले समय में उठाना पड़ सकता है। दिल्ली सरकार ने इसके मद्देनजर काफ़ी कदम उठाए हैं, लेकिन ये कदम नाकाफी दिखते साबित हो रहे हैं। ऐसे में लोगों की खुद ये जिम्मेदारी बनती है कि इस काले धुएं से खुद को कैसे बचाएं। ये परेशानी कितनी बड़ी है और इससे आने वाले समय में हमें किन बीमारियों का खतरा है, आज इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पारस हॉस्पिटल से सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ पल्मोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर अरुणेश कुमार। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर, हर बार इस मौसम में एयर पॉल्यूशन बढ़ता है और इस बार भी AQI जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे में लोग किस तरह की परेशानियों को फेस कर रहे हैं, ये बताइए। देखिए, हमारा शरीर एक सिस्टम के लिए बनाया हुआ है, जिसमें कि जैसे जब प्रदूषण का लेवल एक स्तर से ऊपर बढ़ता है तो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स रिएक्ट करते हैं जी। तो जब आप देखोगे कि जब पॉल्यूशन का लेवल AQI 200 या उसके ऊपर पहुंचता है तो शरीर डिफरेंट रिएक्शंस दिखाते हैं, जैसे कि आंखों में जलन होना, नाक से पानी आना, खांसी हो जाना। आप देखोगे कि ड्राई कफ होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को सांस से सीटी जैसी आवाज, जिसको व्हीज बोलते हैं, वो दिखना शुरू हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे हैं, जैसे ब्रेन, तो ज्यादा इरिटेबिलिटी, नींद ना आना, फिर हार्ट के कुछ लक्षण है। कुछ लोगों को देखा गया है कि हार्ट अटैक तक हो जाते हैं, जिसको पॉल्यूशन से जोड़ा गया है। ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाना। तो आप देख रहे हैं कि एक साथ जब पॉल्यूशन का लेवल एक लेवल से बढ़ता है तो शरीर के ये डिफरेंट सिस्टमिक प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं जी। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक दिनों का असर ये नहीं है। तो पॉल्यूशन का जो इफेक्ट होता है ये इन्फेक्शन की तरह नहीं। जैसे आपको एक इन्फेक्शन होगा, किसी को निमोनिया होगा, ये एक पार्ट है जो कि शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम होती है। पॉल्यूशन के इफेक्ट शॉर्ट टर्म तो होती हैं, लेकिन ज्यादा जो खतरनाक हो रहे हैं वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो रहे हैं। और इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि पॉल्यूशन का कंट्रोल एक दिन में ना होके एक ऑन अ पीरियोडिक लेवल सस्टेन्ड कंट्रोल, जिसको बोलते हैं, एक सस्टेन्ड कंट्रोल होना चाहिए। और इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि इस पे हम ज्यादा से ज्यादा सजग हो जाएं। जी बिल्कुल। डॉक्टर, हमारे जो लंग्स पर पॉल्यूशन तो प्रभाव डालता है, तो हम सभी जानते हैं जैसे, लेकिन अभी आपने कहा कि हार्ट अटैक भी इससे आ सकता है। तो इससे हमारा नर्वस सिस्टम और हार्ट किस तरह से जुड़ा हुआ है और ये हमारी बॉडी और ऑर्गन्स पर किस तरह से असर डालता है पॉल्यूशन? तो बिल्कुल सही। सबसे पहला जो पोर्टल ऑफ एंट्री है पॉल्यूशन का, वो है लंग्स। तो हमारे एयरवेज से जब आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले नाक की समस्या, नाक बहना, जब लंग्स में गया, सांस में गई तो सांस फूलना, खांसी। इसके साथ साथ जो एक PM2.5 हम लोग जानते हैं, PM2.5 मतलब ऐसे पार्टिकल जो बहुत ही छोटे होते हैं। तो अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं तो हमारे जो सर पे बाल होते हैं उसके 30 गुने छोटे पार्टिकल्स अगर ये हमारी सांस की नली के थ्रू हमारे फेफड़े के अंदर पहुंचते हैं तो ये एक बैरियर को क्रॉस करके हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं। एक बार जब पॉल्यूशन के पार्टिकल्स ब्लड सर्कुलेशन में आ गए तो शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स पे ट्रेवल करते हैं। तो अब डिफरेंट स्टडीज बताती हैं कि ये पार्टिकल्स सूजन पैदा करते हैं, अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। तो फॉर इंस्टेंस अगर ये हार्ट के सर्कुलेशन में पहुंचेंगे तो प्लैक फॉर्मेशन, जो धमनियां हैं उसमें प्लाक बनने शुरू हो जाते हैं, क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं। यही पार्टिकल्स अगर ब्रेन के सर्कुलेशन में चले गए तो कुछ इंसिडेंसेस स्ट्रोक के अब दिखाए गए हैं कि इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ स्ट्रोक देखा गया है। और कुछ पार्ट इसको पॉल्यूशन के कारण जोड़ा गया है। इसके अलावा अल्जाइमर्स डिजीज एक बोलते हैं, डिमेंशिया, उसके भी इसको पॉल्यूशन से जोड़ा गया है कि कुछ एक केसेस में ये सस्टेन्ड पॉल्यूशन जो है अल्जाइमर्स डिजीज की तरफ आपको ज्यादा मतलब पुश करता है। तो आप देख रहे हो कि ये सिर्फ पॉल्यूशन एक जरिया है उसका एंट्री का, रेस्पिरेटरी एयरवेज, लेकिन ये शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। जी डॉक्टर, जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा कि जो इस समय काला धुआं है वो ना चाहते हुए 15 सिगरेट के बराबर हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। तो पॉल्यूशन को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है और लॉन्ग टर्म में हम इसके क्या घातक परिणाम देख सकते हैं? बिल्कुल, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने पूछा।
तो पॉल्यूशन को हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि इसके सस्टेन्ड साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर आपका एक दिन में अगर आप 400 AQI वाला पॉल्यूशन में आपने सांस ले ली तो कुछ आपके एक्यूट इफेक्ट्स होंगे, बट वो फिर ठीक हो जाते हैं, बॉडी एडजस्ट कर लेता है। लेकिन अगर आप दिल्ली NCR की बात करें, अगर आप उसके डेटा देखें, ग्राफ्स देखें, तो हमारे एयर सिवाय लॉकडाउन के, जबकि बहुत अच्छा था, उसके अलावा हम लोग हमेशा मॉडरेट ऑनवर्ड्स ही रहते हैं। हमारा कभी भी प्योर एयर नहीं होता है, सेटिस्फैक्टरी नहीं रहता है। और यहीं पे प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हमारा पोल्यूशन का स्तर इस लेवल से मॉडरेट से ऊपर रहता है तो एक आप सस्टेन्ड वे में, जैसे आपने बताया कि 10 से 15 सिगरेट हर दिन के बराबर का आप एयर सांस ले रहे हैं। ये एयर कण डिफरेंट, इसके जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अपने सबके अपने अपने इफेक्ट्स होते हैं हमारे बॉडी में। तो सबसे कॉमनली ये सूजन पैदा करते हैं, जो आप सबसे पहले, चूंकि नाक से आप सांस लें तो नाक के अंदर की जो सतह होती है उसमें सूजन होता है, जिसके कारण कि मोस्ट ऑफ्टन लोगों को नेजल डिस्चार्ज, मतलब नाक से पानी आना, और एलर्जिक राइनाइटिस जिसको बोलते हैं, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो एलर्जी के कारण होती है। इसके बाद जब हम उस सांस की नली के अंदर जाएं तो हमारे एयरवेज इन्फ्लेम हो जाते हैं, और जो सबसे कॉमनली हम लोग देख रहे हैं वो है अस्थमा और एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। नाउ अस्थमा एडल्ट में पहले एक रेयर बीमारी थी, पहले हम लोग नहीं देखते थे कि अगर आपको अस्थमा किसी को बचपन में हुआ है तो ही अस्थमा होगा, वरना नहीं होगा। और अब दिल्ली NCR में एडल्ट ऑनसेट अस्थमा, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनको पहले अस्थमा नहीं था, उनको पहली बार उनके एडल्टहुड में अस्थमा होने की शिकायत अब ज्यादा से ज्यादा हो रही है, जिसको हम लोग बहुत ज्यादा पॉल्यूशन से जोड़ के देख रहे हैं। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस की बीमारी, COPD की बीमारी, COPD बोलते हैं काला दम्मा। काला दम्मा एक बीमारी है जो स्मोकर्स में ही सिर्फ होती है, लेकिन अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने अगर कभी भी स्मोक ना किया हो, सिर्फ आप दिल्ली NCR के में आप रह रहे हो तो ये अपने आप में एक रिस्क फैक्टर बन गया कि आपको ये काला दम्मा हो सकता है जी। इसके अलावा कुछ ही केसेस जो सब बहुत ही घबराहट वाली बात है, वो है कैंसर। तो कैंसर के केसेस अब हम लोग देख रहे हैं। रिसेंटली पिछले 2 महीने पहले मैंने 30 साल के यंग मैन में लंग कैंसर की डायग्नोसिस करी है। इसकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं थी, उसने कभी स्मोक नहीं किया था, उसके कोई अदर कोमॉर्बिडिटीज नहीं थी, और एक ही प्रॉब्लम था, वो बस यही। तो हमारे पास इसके अलावा, पॉल्यूशन के अलावा और कोई रिस्क फैक्टर्स उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए नहीं थे। तब आप देख रहे हैं कि लंग कैंसर में भी अब स्टडीज भी आ रही हैं वर्ल्ड के दूसरे कॉर्नर से भी, जिसमें कि पॉल्यूटेंट्स को कैंसर के पॉजिटिव एजेंट के फॉर्म में देखा जा रहा है। इसके अलावा हार्ट की बीमारी, जो हम लोग अभी बात में कर रहे थे, स्ट्रोक, मेंटल इलनेस, ये सारी चीजों को पॉल्यूशन से जोड़ के देखा जा रहा है। और ये सभी चीजें तब आती हैं जब एक सस्टेन्ड पॉल्यूशन एक्सपोजर टू द बॉडी हो। और ये बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ना सिर्फ पॉल्यूशन का कंट्रोल रेगुलर रहे, बल्कि हमें एक लेवल, एक ओवर अ पीरियड हमारे जो वातावरण में स्वच्छता है वो मेंटेन रहे। हम लोग मॉडरेट एयर में ही रहें या सेटिस्फैक्टरी एयर में ही रहें, तो ही इसके अच्छे इफेक्ट दिखेंगे। जी, बहुत चिंता की बात है जिस तरह की आप बातें बता रहे हैं, फिर भी लोग सजग नहीं हो रहे हैं, ना ही गवर्नमेंट इस तरफ कोई सख्त कदम उठा रही है, लोग भी बेपरवाह हैं, पटाखे भी फोड़ रहे हैं, पराली भी जल रही है। तो ये कितनी बड़ी गंभीर जो है आने वाले समय में ये बात हो सकती है? बिल्कुल, मतलब जैसे अभी मैंने बताया कि ये अभी हमें लग रहा होगा कि पॉल्यूशन सरकार की समस्या है, बट मुझे लगता है कि इसको पब्लिक रिवॉल्यूशन की तरह लेना चाहिए, बिकॉज ये हमें अफेक्ट करता है, हमारी फैमिली को अफेक्ट करता है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को अफेक्ट करता है। जो अभी बच्चे दुनिया में नहीं आए हैं, अब तो एक ऐसी स्टडीज आई हैं जिसमें दिखाया गया है कि दिल्ली NCR में जन्म लेने वाले बच्चे ओवरऑल अगर इस पॉल्यूशन में अगर वो सांस लेते रहे तो उनका लाइफ स्पैन 1 डिकेड तक शॉर्ट हो सकता है। अब आप ये एक नया डेटा लो, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो बच्चे शुरू से ही यहाँ पे खेल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनमें पॉल्यूशन उनके डिफरेंट ऑर्गन्स को इतना इफेक्ट करेगा कि अल्टीमेटली उनका लाइफ स्पैन कम होगा। कैंसर की बात तो मैंने कर ही दी, दूसरे ऑर्गन्स अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये दिस इज अ हाई टाइम दैट वी शुड कम फॉरवर्ड, बिकॉज़ दिस इज आवर प्रॉब्लम, दिस इज नॉट गवर्नमेंट्स प्रॉब्लम। ये हम सबको सांस, देखिए आप किसी भी वर्ग से आ रहे हो, आप कोई भी काम करते हो, सांस तो आपको लेना ही है, चाहे आप नेता हो, चाहे आप वर्कर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप न्यूज एंकर हो, हम सभी सांस लेना है। और ये हमारा कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि इस वातावरण से हम सब ऑक्सीजन लेते हैं और हम सबों को यही रहना है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने वातावरण, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम सबों का स्टेक है इसमें, और हम सबको अपनी जिम्मेदारियों का, अगर हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाए तो हम लोग इसका सॉल्यूशन ले, क्योंकि इसका वन स्टॉप सॉल्यूशन है ही नहीं, इसमें हर किसी को आगे आना पड़ेगा।
डॉक्टर, विंटर शुरू होने वाले हैं जैसे कि, तो पॉल्यूशन, बढ़ता पॉल्यूशन और विंटर्स का कॉम्बिनेशन कितना खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल, ये बहुत ही अब अगेन रिलेवेंट है अभी आने वाले समय में। अब हम लोग देख रहे हैं कि बहुत जल्दी यहाँ पे फॉग आना शुरू होगा। फॉग जब आता है, जब विंटर में आता है, जो हमें पता है। वैसे ये अलग बात है कि हम लोग पहले से अभी कुछ दिनों से ही वो बादल आप देख रहे, एक लेयर काले धुएं हमेशा रह रहे हैं। इसमें जब फॉग मिल जाता है तो इसको स्मॉग बोलते हैं। स्मॉग मतलब स्मोक प्लस फॉग। स्मॉग ज्यादा खतरनाक इसलिए है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, हम जहाँ सांस ले रहे हैं, वो एक ग्लास चैम्बर की जब बन जाएगा, गैस चैम्बर जिसको कहें। क्योंकि वो जो बड़ा धुआं है, वो जो फॉग जो है, वो चूंकि ठंडा होता है, तो जो हवाएं यहाँ से ऊपर जाके रिसर्कुलेट होंगी, उसको वो रोकता है। तो अल्टीमेटली जो भी यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स हैं, वो हमारे वातावरण में रिसर्कुलेट होते रहते हैं। तो वो जहरीली गैस है, जैसे हमारे कार्स, हमारे बाइक्स, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेड, है ना, ओजोन, ये सब चीजें हैं, नाम है केमिकल्स के, जो पैदा होते हैं इन केमिकल बर्निंग से। अगर इसके लेयर हमारे वातावरण से ऊपर ना गए, तो हम लोग उसी टॉक्सिक लेयर, टॉक्सिक गैसेस को बार बार सांस लेते रहेंगे। तो एक तरह से ये विसस सर्किल होगा, एक विसस सर्किल ऑफ नेगेटिविटी हमारे सामने रहेगी, जिसमें कि इसके इफेक्ट्स आएंगे। तो वही सेम पॉल्यूशन बेसिकली और हैजार्डस हो जाता है। तो इसलिए आगे आने वाली विंटर के लिए तो ये और इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जल्दी से जल्दी इस लेयर को कम करें, इस लेवल को कम करें, नहीं तो इसका इफेक्ट दोगुना हो जाएगा, जो अभी हम लोग देख रहे हैं। जी, पॉल्यूशन बढ़ने के साथ ही किन लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है? खासकर मैं गर्भवती महिलाओं की, बुजुर्गों की बात करना चाहूँगी, यहाँ पर जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनकी बात करना चाहूँगी। तो उनको किस तरह की परेशानी होती है और वो अपना ख्याल कैसे रखें ऐसे में? बिल्कुल, पॉल्यूशन एक हम सबों को अफेक्ट करता है, लेकिन अगर एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस देखें, जो छोटे बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं, इन दो लोग पर्टिकुलरली, इनको हम लोग वल्नरेबल एजेस माने। इसके अलावा लोग जो जिनमें कोमॉर्बिडिटीज है पहले से, जैसे क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, जैसे अस्थमा, सीओपीडी, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ब्रोंकिटिस, ये सारे मरीज पर्टिकुलरली ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। अस्थमा सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि ये एलर्जी की बीमारी है। तो इनमें पेशेंट्स को पहले से ज्यादा वो सेंसिटिव होते हैं वातावरण से। इस वातावरण में अगर पॉल्यूशन बढ़ जाए, धूलकण बन जाए, तो वो ज्यादा रिएक्ट करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला जो अभी हम लोग देख रहे हैं, वो है करीब 10 से 15% वृद्धि हो रही है आउट पेशेंट और इन पेशेंट लेवल में। ऐसे मरीज जिनका अस्थमा कंट्रोल पहले से ठीक था, अब वो देख रहे हैं कि वो ज्यादा उनकी सिम्टम कंट्रोल खत्म हो गया है, वो ज्यादा ब्रेथलेस हो गए हैं, ज्यादा सांस फूल रही है, ज्यादा व्हीज हो गई है। इसके अलावा बुजुर्ग जिनको पहले से या तो चेस्ट प्रॉब्लम हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, ब्रेन प्रॉब्लम हो, ऐसे लोग काफी वल्नरेबल होते हैं और उसमें उनके बीमार पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गर्भवती महिला अगेन अगर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को, क्योंकि रिमेंबर मैंने बताया था कि जो पॉल्यूशन होता है, जब आप सांस लेते हो, PM2.5 जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो ब्लड में सर्कुलेट करते हैं। इनडायरेक्टली ये फीटस को भी अफेक्ट कर सकता है। तो इसमें एक्स्ट्रा सावधानी लेने की जरूरत है, पर्टिकुलरली यदि आपको पहले से कोई कोमॉर्बिडिटीज है, कोई चेस्ट की प्रॉब्लम है, तो नियमित रूप से अपनी दवाइयों को लें। और अगर किसी तरह के सिम्टम्स आते हैं, तो जल्दी से जल्दी चिकित्सकों का परामर्श लें। इसके अलावा जो पीक टाइम आउटिंग होती है, इसको अवॉइड करना चाहिए और हाई प्रोटीन डाइट, एंटीऑक्सीडेंट डाइट, इसका सेवन करना चाहिए, ताकि इससे आपको एक तरह से एडिशनल बूस्ट मिलता है। जी डॉक्टर, लोगों का कहना है कि मास्क लगाने के बाद भी उन्हें पॉल्यूशन से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो किस तरह के मास्क लगाकर, कौन से मास्क लगाकर वो इस पॉल्यूशन के खतरे से बच सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। जैसे देखिए, पॉल्यूशन से बचना मतलब होता है PM2.5 से बचना। बड़े पार्टिकल्स हमारे जो नाक के अंदर ब्रिसल्स होते हैं, जो बाल होते हैं, वो उसको रोक लेते हैं। प्रॉब्लम है जो उससे छोटे पार्टिकल्स हैं, और उस पार्टिकल को रोकने के लिए जो एक कारगर मास्क है, उसको हम लोग N95 मास्क बोलते हैं। मैं रिकमेंड करता हूं कि अभी हर एक लोग, चाहे उनको पहले से लंग प्रॉब्लम हो या कोई दूसरी बीमारी हो या ना हो, जब आप घर से बाहर निकलते हैं, तो अभी से जो विंटर खत्म होने तक कोशिश करें कि N95 मास्क जरूर लगाएं। क्योंकि अगर इससे एक्सपोजर, इसको आप अगर प्रिवेंट कर लेते हो, तो आपकी मेजॉरिटी प्रॉब्लम यूं ही सॉल्व हो जाएगी। सवाल यह है कि मास्क लगाने के बाद भी हो सकता है, बट उसका जो क्वांटम होगा वो बहुत कम होगा। जितना आप इनहेल करोगे, वो शायद इतनी कम क्वांटिटी में हो कि आपको विशेष उससे बहुत परेशानी ना हो। लेकिन मास्क, पर्टिकुलरली N95 मास्क लगाना जरूरी है।
कुछ लोगों को हम लोगों ने कोविड में एक N95 दो तरह के मास्क आते हैं, एक होता है वेल्व मास्क और एक होता है विदाउट वेल्व। तो वेल्व मास्क हम लोगों ने कोविड के समय में मना किया था पहनने को, क्योंकि आपसे किसी को कोविड का इन्फेक्शन उस वेल्व मास्क लगाने से लग सकता है। अगर आपको पर्टिकुलरली सांस लेने में परेशानी होती है N95 मास्क लगाने से, तो पॉल्यूशन से बचने के लिए इवन वेल्व मास्क ठीक है, आप उसको लगाएं। जो ट्रेडिशनल ट्रिपल लेयर मास्क या कपड़े बांधने वाली जो चीजें हैं, जो वायरस में तो थोड़ी बहुत काम कर जाती थी, यहाँ काम नहीं करेंगी, क्योंकि जो धूलकण होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं, वो उसको ओवरपास कर जाते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन N95 मास्क की तरफ है। ओके डॉक्टर, आप सलाह क्या देना चाहेंगे पेशेंट्स को, जो अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं या बुजुर्ग हैं, बच्चे, गर्भवती महिलाएं हैं, वो इस मौसम में और इस पॉल्यूशन के टाइम अपना ख्याल कैसे रखें, और मैसेज क्या देना चाहेंगे आप आम पब्लिक को भी? मैं ये कहना चाहूंगा कि पॉल्यूशन दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए नई चीजें नहीं है, हम लोग इससे जूझते आए हैं। एक सबसे पहले एक कोऑर्डिनेटेड स्टेप लेना पड़ेगा, और जिसमें हर एक स्टेक होल्डर्स, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं, हम सब इसे अपनी समस्या मानकर इसके समाधान की तरफ बढ़ें। पेशेंट्स के लिए जिन व्यक्ति को पहले से सांस की बीमारी है, जिनको अस्थमा, सीओपीडी, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, जिनको पहले टीबी हो चुका है, जिनको ब्रोंकिटिसिस है, ये सब सारी कॉमन बीमारियां हैं। अगर इसमें आप किसी मेंटेनेंस ट्रीटमेंट पे हैं, तो प्लीज मेक श्योर करिए कि आप अपने मेंटेनेंस ट्रीटमेंट को जरूर लें। जो हमारे अस्थमा के मरीज होते हैं, उनको हमने ब्रोंकोडायलेटर दिया होता है, अस्थमा के पंप्स होते हैं, उसको जरूर लें, क्योंकि आप अगर एटलीस्ट अपनी जो पुरानी बीमारी है उसको कंट्रोल में रखेंगे तो उस पर पॉल्यूशन का इफेक्ट कम होगा। गर्भवती महिलाएं प्रॉपर प्रिकॉशन लें, क्योंकि उनका ना सिर्फ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, फीटस का भी, बेबी का भी ध्यान रखना है। तो इसके लिए जो है हाई प्रोटीन डाइट, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट, साग सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें जो दूसरे कोमॉर्बिडिटीज के लोग हैं, उनको भी इसका ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा जब आप आउटडोर एक्टिविटीज करते हैं, तो कोशिश करिए जो हाई पॉल्यूशन टाइम्स होता है, जिसको हम लोग 6 to 9 मॉर्निंग में बोले, और शाम में अगर आप 3 to 9 शाम का बोले, ये सब पीक आवर होता है, जिसमें पॉल्यूशन ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें मोटर गाड़ियां और बाइक्स ये सब ज्यादा चलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होती है, इसके कारण पॉल्यूशन बहुत बढ़ता है। इस समय में अगर आपको आउटडोर एक्टिविटीज और एक्सरसाइज है, इसको अवॉइड करें। अगर ज्यादा पॉल्यूशन बाहर रहता है, जबकि आपकी वार्निंग आती है कि बाहर नहीं जाना चाहिए, उस समय एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, लेकिन उसको इंडोर एक्सरसाइज में रखें। और अगर आपको किसी भी नए सिम्टम्स आते हैं, पर्टिकुलरली जिनको पहले से क्रॉनिक डिजीजेस हैं, तो चिकित्सकों को जल्दी परामर्श करें, क्योंकि अगर आप इसमें डिटोरिएशन होता है तो बहुत जल्दी डिटोरिएशन हो सकता है। तो मेडिकल परामर्श समय से बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल सही बात है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो ये पॉल्यूशन है, सरकार तो अपनी तरफ से कदम उठा ही रही है, हम भी अपने कुछ कदम उठाकर अपनी सेहत का ख्याल रखें। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि पॉल्यूशन से कई तरह की बीमारियों का जोखिम बढ़ता जा रहा है, इसलिए इन बीमारियों से बचने का यही एक उपाय है कि बाहर कम से कम निकलें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। हेल्थ से जुड़ी किसी भी तरह की परेशानी होने पर डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने नए गेस्ट के साथ और हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी लेकर। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 फैन के बारे में। आखिर क्या है इनिशिएटिव, आइए देखते हैं छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic.
Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.